की, टीनेज की, मिडिल एज या ओल्ड एज, सभी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हम कॉमन पाते हैं. सो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर नो विच वी कैन आइडेंटिफाई कि ये इनकी वजह से हेयर प्रॉब्लम हो रहे हैं? क्योंकि हेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बहुत हैं. वी हैव सो मेनी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पूज, कंडीशनर्स हैं, मास्क हैं. ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ये बाल को बहुत ही कम अफेक्ट करती हैं. जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हेयर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी उनकी? हेयर फॉल बिल्कुल, मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जिनका नाइट शिफ्ट, वो खुद कहते हैं. हमें हेयर वॉश करना कब कब चाहिए? अब लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो हम अपना हेड वॉश कम करें. इससे ऐसा हेयर फॉल का कोई लेना देना है नहीं. 10-15 साल का कोई बच्चा है तो माँ बाप सोचेंगे अरे अभी तो बहुत छोटा है. बट इन प्रैक्टिस वी आर सीइंग यंग किड्स ऑल्सो. और 20 to 25 की एज में तो आई वुड से बहुतों को ही हम देख रहे हैं जिनकी हेयर थिनिंग या हेयर फॉल का कंसर्न है. कि आप एक साल में एक बार एक हेयर चेकअप कराओ जिसमें कि एक आपके पास में एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट होगी, एक ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस. यू हैव लॉट ऑफ एंटी हेयर फॉल शैम्पूज एंड जो है एंड कंडीशनर्स इन द मार्केट. डज दे वर्क? नो शैम्पू कैन रियली कंट्रोल हेयर फॉल. और ये जो सैलॉन ट्रीटमेंट्स है जैसे केराटिन हो गया, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स आर फॉर द स्ट्रैंड. मैंने ऐसा सुना है कि मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं. सी मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही सिंपल US FDA अप्रूव मेडिकेशन है फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. आदिवासी ऑयल जो बहुत लोग कहते नहीं कि आप लगाइए 15 डेज में आपके बाल इतने बड़े हो जाएंगे. आप चाहे ऊपर से कोई मर्जी ऑयल लगा लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में है डॉक्टर उर्वशी चंद्रा जो एक रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट है. इन्होंने अपने 13 इयर्स के करियर में अब तक 2500 से भी ज़्यादा के हेयर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं. सो हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय फ्रेंड, आई एम डूइंग वेल, हाउ अबाउट यू? वेलकम, आई एम गुड. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. सो आज मैं इस पॉडकास्ट में आपसे वो सारे क्वेश्चन जानना चाहती हूँ, उसके सवाल जवाब जानना चाहती हूँ जो हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है. Yes, I'll be glad to help. Yeah, because it's the most common problem which everyone is facing. So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आज के टाइम पर चाहे हम बात करें एक यंगस्टर्स की, टीनेज की, मिडिल एज या ओल्ड एज, सभी में हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स हम कॉमन पाते हैं. सो व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर नो विच वी कैन आइडेंटिफाई कि ये इनकी वजह से हेयर प्रॉब्लम हो रहे हैं? So actually हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, यू वेरी करेक्ट हियर, कि अब आई थिंक आई हियर अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग, नॉट जस्ट माई पेशेंट्स बट मेरे नोन्स में, मेरे फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आई थिंक एवरीबडी इज सेइंग कि हमारे बहुत बाल झड़ रहे हैं, हमारे बहुत बाल झड़ रहे हैं. तो येस, यू आर करेक्ट, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एंड ओवर टाइम थिनिंग भी हो रही है. तो पेशेंट्स भी मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ द रीज़न. तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि हेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बहुत हैं. वी हैव सो मेनी हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पूज, कंडीशनर्स हैं, मास्क हैं, सिरम्स एंड ऑयल्स. बट फैक्ट यही है कि ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ये बाल को बहुत ही कम अफेक्ट करती हैं और इंटरनल फैक्टर्स बाल को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. सो इट कैन बी योर हार्मोनल इम्बैलेंस, इट कैन बी जेनेटिक्स, it can be thyroid issues, it can be imbalanced periods in women, it can be vitamin deficiencies, poor lifestyle habits जैसे कि रात में देर से सोना, sedentary lifestyle. आजकल क्या हम सब लोगों का sedentary lifestyle है, we don't move around much, या sitting का काम बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले लोग आते हैं मेरे पास, सिटिंग का काम है, बहुत sedentary lifestyle है. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो कर ही रहे हैं. फिर एक बहुत बड़ा रीज़न आ जाता है हमारा इंडोर लाइफस्टाइल. तो एज कम्पेयर टू लेट्स से 50 ईयर्स पहले की जो जनरेशन थी, उनका आउटडोर लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा था. यूज्ड टू गो आउट फॉर लाइक मल्टीपल थिंग्स. तो बाहर जाने से सन एक्सपोजर ज़्यादा था, विटामिन डी प्रोडक्शन उनका ज़्यादा था. वी नो दैट विटामिन डी डेफिशिएंसी इज लाइक एन एपिडेमिक नाउ. तो एवरी सेकंड पर्सन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी. तो वो भी एक हेयर लॉस का रीज़न आ गया. बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो डाइट है वो हम सही से नहीं ले रहे, वी आर ईटिंग आउट टू मच, अनहेल्दी डाइट चल रहा है. जो लोग हेल्दी भी खा रहे हैं तो वी नो दैट नाउ आवर फूड कंटेन सो मेनी अडल्ट्रेंट्स. इतने सारे केमिकल्स हैं हमारे खाने में, हवा में भी बहुत सारे केमिकल्स है, पोल्यूशन है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ऐड होके हेयर फॉल कर रही हैं. स्ट्रेस लेवल अगर हम बात करें तो स्ट्रेस भी बहुत हाई है आजकल की, चाहे यंग जनरेशन कह लो चाहे मिडिल एज, एवरीबडी स्ट्रेस्ड अप अबाउट समथिंग. सो दिस इज़ वन वेरी कॉमन एडवाइस आई गिव टू पेशेंट्स, दैट ट्राई एंड स्टे एज रिलैक्स एज यू कैन. स्ट्रेस लेने से इतना बेनिफिट होने नहीं वाला आपको, जस्ट ओवर थिंकिंग. राइट. अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स से कि हाँ हमारी आदत ही है, हम स्ट्रेस लेते हैं, इवन दो इट्स नॉट, देयर इज नथिंग, नो बिग डील. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हेयर फॉल बढ़ाते हैं. सो इसका मतलब डॉक्टर, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
हेयर नो फॉल डाउट, यस राइट? डेफिनेटली, तो इसे कैसे मैनेज करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन. यस, कोई कहते नहीं कि स्ट्रेस को हटाया नहीं जा सकता हम्म, अपने आप से. सो करेक्ट व्हाट्स योर करेक्ट टेक इन? सो मैं यही बताती हूँ कि सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स वी ऑल शुड इनकॉर्पोरेट इन आवर लाइफ, चाहे वो योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग, और कहीं ना कहीं जो हमारा लेट स्लीपिंग की जो आदत है, राइट. हम जितना लेट सोते हैं, हॉर्मोन्स एंड केमिकल्स जो हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं वो स्ट्रेस ऐड करते हैं. तो अब हमारे पास में साइंटिफिक एविडेंस है कि डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे पे डिफरेंट हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. हम जितना लेट सो रहे हैं तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा है, मेलेटोनिन का लेवल कम हो रहा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता है. तो ये भी चीज़ें हैं. और फिर ये है कि ओवर थिंकिंग की जो आदत है आजकल, आई हैव सीन लाइक दैट इज देयर इन लॉट ऑफ पीपल. ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है, बट पीपल जस्ट थिंक अबाउट माइनर थिंग्स अ लॉट. तो जस्ट ट्राई एंड स्टे रिलैक्स, मस्त रहो, खुश रहो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो. तो एक ये चीज़ें हैं जिससे हम स्ट्रेस अपना थोड़ा सा कम रख सकते हैं. सो अगर किसी की नाइट शिफ्ट है, नाउ अ डेज वुमेन एंड मेन बोथ आर वर्किंग, और अब हम ग्लोबली ऐसा हो गया कि हमें डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट करना पड़ता है. तो नाइट शिफ्ट में तो वैसे भी हमें हमारा रूटीन है कि हमें रात भर जगना है. एग्जैक्टली. सो उनमें अगर देखा जाए जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हेयर प्रॉब्लम ज़्यादा होगी उन्हें? हेयर फॉल बिल्कुल. मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जिनका नाइट शिफ्ट, वो खुद कहते हैं कि एज सुन एज वी शिफ्टेड टू द नाइट शिफ्ट, जैसे हमारी ड्यूटी चेंज हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो वी एनकाउंटर्ड हायर अमाउंट ऑफ हेयर लॉस. तो ये चीज़ें तो हैं, बट ऑफकोर्स जो चीज़ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, अगेन वही बात है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, देयर इज नो पॉइंट वरिंग अबाउट इट. अगर आपकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है, यू कैन ट्राई कि वो डे की हो जाए, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल इन एवरी केस, बिकॉज there are so many youngsters who are doing night duties. Right. They're connecting with Canada and US, जिनका बिल्कुल टाइम अलग है, तो उनको नाइट ड्यूटीज करनी होती. बट देन एटलीस्ट जिन फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं उनको हम करें. जैसे कि चलो नाइट शिफ्ट को हम नहीं चेंज कर सकते, बट लेट्स चेंज आवर डाइट. राइट. लेट्स नॉट स्ट्रेस ओवर लिटिल थिंग्स, एंड लेट्स एक्सरसाइज. तो ये जिन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं उनको तो कम से कम मॉडिफाई करें. बट नाइट शिफ्ट भी हो रही है, फिर साथ में जंक फूड भी चल रहा है, डाइट इज ऑल्सो पुअर, स्ट्रेस भी बहुत हाई, तो ये सारे फैक्टर्स अगर एक साथ आ जाएंगे, दैट इज वेयर यू विल फेस मोर हेयर फॉल. नाइट शिफ्ट भी है, बट चलो आपकी डाइट ठीक है, आप एक हेल्दी खाना खा रहे हो, तो पॉसिबल है कि यू माइट बी एबल टू ओवरकम दैट दैट डेफिशिएंसी. Right. So diet is important. We need to take care of it. Diet is definitely important. Yes. So my next question is related to scalp, जो कि बहुत कॉमन है. ये कैसे पता चल सकता है हमें, कि मुझे क्यों नहीं पता चलता कि मेरी ड्राई है या ऑयली स्काल्प अभी तक? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसे. पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि हमारा जो हेयर केयर होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू आवर स्कैल्प. ड्राई हेयर है उसका हेयर केयर अलग है, जो ऑयली स्कैल्प है उसका हेयर केयर हमारा अलग है. तो अगर हमारा ड्राई स्कैल्प है तो देन यू नीड टू कंडीशन वर्क. बट नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि हमें पता कैसे चलेगा पहले. तो जनरली पीपल हु हैव एन ऑयली स्कैल्प, जिस भी दिन वो शैम्पू करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा अगले दिन ही या आफ्टर 2 days हमारा स्कैल्प ऐसे ऑयली दिखता है, बाल ऐसे ऑयली दिखते हैं जैसे कि सामने से कोई कहेगा कि अच्छा आपने तेल लगाया हुआ है, आपने ऑयल लगाया. हमें खुद भी ऐसा लगेगा जैसे ऑयल लगाया बट लगा नहीं है. इट्स आवर ओन नेचुरल ऑयल. तो ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अगर आपके बाल इतने ऑयली या स्टिकी दिख रहे हैं, तो मतलब आपका स्कैल्प काफ़ी ऑयली है. जिनके नॉर्मल बाल होते हैं उनके 3-4 दिन के बाद में उनको लगता है कि हाँ अब हम थोड़ा थोड़ा ऑयल हमारे स्कैल्प में दिखने लग गया है. और जिनके बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प होता है उनको 1 हफ्ते के बाद में भी नहीं फील होता कि हमारा स्कैल्प ऑयली हो रहा है या ऑयल आ रहा है बाल में. एंड स्कैल्प ऑयलीनेस इज रिलेटेड टू योर फेस ऑयलीनेस. अगर आपका फेस बहुत ड्राई है तो स्कैल्प का ऑयली होना पॉसिबल कम है, बिकॉज हमारे फेस और स्कैल्प में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होने वाली है. सो जनरली पीपल हु हैव एन ऑयली स्कैल्प हैव एन ऑयली फेस एज वेल. ड्राई स्कैल्प पे ड्राई फेस है. सो कॉम्बिनेशन चलता है, दोनों कॉम्बिनेशन चलता है. यस. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्कैल्प सुपर ऑयली और आपका फेस सुपर ड्राई. तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल है. सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका स्कैल्प ऑयली है ड्राई, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका जो हेयर केयर होगा दैट विल बी डिफरेंट. ओके. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ऑयली स्काल्प जो है डैंड्रफ को बढ़ाता है? यस यस एब्सोल्युटली. वेरी शॉकिंग, बिकॉज आई वाज अवेयर कि ड्राई अगर स्काल्प है तो फिर डैंड्रफ ज़्यादा होते हैं. ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है दैट डैंड्रफ का मतलब है ड्राई स्कैल्प. और बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी को डैंड्रफ है
तो उनके घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारा तो बहुत ड्राइनेस हो रही है. हाँ पेशेंट्स भी आके मुझे कहते हैं कि मैम ड्राइनेस बहुत हो रही है स्कैल्प में. सो आई राइट टेल देम दिस इज नॉट ड्राइनेस, दिस इज एक्चुअली ऑयलीनेस. जो Okay. डैंड्रफ हमारा ऑयली स्कैल्प में होता है, ऑयल प्रोडक्शन जो है दैट सर्व्स एज अ फूड फॉर द फंगस. एक फंगस है मैलासीजिया, इसी फंगस की वजह से डैंड्रफ होता है. या लगा के चलिए जिनको डैंड्रफ होता है उनमें ये फंगस बढ़ा हुआ होता है. ओके सो आवर ओन स्किन्स ऑयल जो सीबम होता है हमारा, दैट सर्व्स एज अ फूड फॉर द फंगस. जितना ज़्यादा स्कैल्प ऑयली होगा उतना ही ज़्यादा हमें डैंड्रफ होने का चांस है. तो अगर हमारा स्कैल्प ऑयली है तो हमें और ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिकॉज दैट विल ओनली इंक्रीज द डैंड्रफ. हम और ज़्यादा ऑयल दे रहे हैं तो उससे हमारा डैंड्रफ और बढ़ने वाला है. रादर अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, डैंड्रफ है, हो रहा है आपको, तो आपको अपनी हेड वॉशिंग की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ानी चाहिए. ओके तो लोग क्या करते हैं कि लोग रात मतलब काफी दिन तक ऑयल लगा के छोड़ देते हैं. यस नाइट का तो रहता ही है कि नाइट में बहुत कॉमन है कि नाइट में ऑयल लगा के छोड़ दो. तो वो बल्कि इट इज डैमेजिंग, फायदा कुछ नहीं होने वाला इससे. और अगर आपको डैंड्रफ है तो आपको ज़्यादा हेड वॉश करना चाहिए. जैसे आप 4 दिन में एक बार कर लो, आप 2 दिन में एक बार कर लो, बिकॉज हमें ऑयल हटाना है स्कैल्प से. तो फिर ऐसा नहीं होता कि अगर हम ज़्यादा हेयर वॉश करेंगे फिर वही होता है कि ड्राई हो रहे हैं हेयर, या फिर उसे फिर आपको फिर हेयर फॉल का डर होता है. बहुत सारे रीजंस और उसके साथ आ जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन कि इसी से एक क्वेश्चन ये मुझे अभी पूछना है आपसे कि हमें हेयर वॉश करना कब कब चाहिए. अगर हमारी स्किन में डैंड्रफ है तो कब करना चाहिए, हेयर फॉल कब है, बिकॉज हेयर फॉल करते समय तो इतने बाल गिरते हैं तो फिर एक और टेंशन हो जाती है. यस. तो बेसिकली अगर तो आपको डैंड्रफ है तो व्हाट आई रेकमेंड जनरली इज कि आपको ऑल्टरनेट डेज अपना हेड वॉश करना चाहिए. हेड वॉश करने के बाद में आप बाल अपने जल्द से जल्द सुखा लो, आइदर विद अ ड्रायर, या गर्मी है तो पंखे के नीचे, सर्दी है तो धूप में भी. बट एनीवे आप अपने बाल जल्दी से सुखा लो. हमें ज़्यादा लंबे टाइम गीले नहीं छोड़ने बाल, बिकॉज दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर डैंड्रफ. बिकॉज लाइक आई सेड डैंड्रफ एक फंगस से हो रही है. जितना ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर रहेगा बाल में उतनी फंगस हमारी बढ़ेगी. सो ड्राई योर हेयर क्विकली. सेकंड चीज़ है कितने फ्रीक्वेंटली. एक तो डैंड्रफ के लिए मैंने बताया ऑल्टरनेट डेज. अगर आपका स्कैल्प ड्राई है तो आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो या हफ्ते में 2 बार कर सकते हो. नॉर्मल पीपल जनरली रिक्वायर लाइक अ थ्राइस अ वीक वॉश. तो ये हमारा रफली ये फ्रीक्वेंसी रहती है. अब लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारा हेयर फॉल हो रहा है तो हम अपना हेड वॉश कम करें. तो मगर इससे ऐसा हेयर फॉल का कोई लेना देना है नहीं हेड वॉश से. बिकॉज जो हमारे कच्चे बाल है, जो टीलोजन फेज में, जो नॉन ग्रोइंग फेज में, वही झड़ने वाले हैं जब भी हम अपना हेड वॉश करेंगे. मतलब वो बाल हम जब भी करेंगे उतने गिरने हैं ही. हाँ, उतने बाल. मान लीजिए कि आपके रोज के 30 बाल झड़ने. अब आप रोज हेड वॉश करोगे तो रोज के 30 झड़ेंगे ड्यूरिंग द हेड वॉश. अगर आप 2 दिन में एक बार करोगे 60 झड़ जाएंगे. 3 दिन में एक बार करोगे 90, 4 डेज में एक बार करोगे 120. मतलब डेली का जो आपका एक नंबर रहा वो सेम रहा. ओके. सो दिस इज द टीलोजन हेयर, द नॉन ग्रोइंग हेयर दैट हैज टू शेड आउट. बट व्हेन वी वॉश आवर हेयर तो हम अच्छे से स्क्रब करते हैं अपना स्कैल्प. जो कच्चे बाल है जो अगले 3-4 दिन में झड़ने वाले थे वो एक साथ में झड़ के हमारे हाथ में आ जाते हैं. तो हमें लगता है कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बट एक्चुअली हेड वॉश और हेयर फॉल का कोई कनेक्शन नहीं है. बल्कि आप जितना क्लीन रखेंगे अपने स्कैल्प को तो उतना ही आपके बाल के लिए बेटर रहेगा. अगर मैं बात करूँ कि मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम अपने दादी नानी के टाइम से ही सुनते आ रहे हैं कि भाई हेयर मसाज करो, ऑयलिंग करो, सो स्काल्प मसाज हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट और हमें कब करना चाहिए. तो स्कैल्प मसाज डेफिनेटली हेयर के लिए अच्छा हो सकता है. एंड पहले टाइम में तो हमें पता ही है कि हमारी जो दादियाँ नानियाँ थी देवर लाइक दे यूज्ड टू स्वेयर बाय, मतलब कि करना ही करना है. तो नाउ वी नो दैट सम पीपल हु आर हैविंग हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग, उनके स्कैल्प में जो मेन इशू आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन. मतलब उनका ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट अप टू द मार्क. तो जब हम मालिश करते हैं तो हमारा खून का बहाव जो है स्कैल्प में बढ़ रहा है. खून का बहाव बढ़ रहा है, रूट्स को ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है. सो दैट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर द रूट्स. ऑल्सो जब हम अपने स्कैल्प को मसाज करते हैं हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो है बढ़ती है. तो स्कैल्प टाइटनेस भी हमारी कम होती है, उसकी वजह से भी खून का बहाव बढ़ता है. थर्ड रीजन आ गया मैकेनिकल स्टिमुलस कैन इटसेल्फ प्रमोट हेयर ग्रोथ. तो ये सारी चीज़ें अब साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास इन चीज़ों का कि यस स्कैल्प मसाज कैन हेल्प. बट हमें एक्सेस भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं कि हम रोज रोज ही कर रहे हैं. वंस और ट्वाइस अ वीक मैक्सिमम इज गुड. तो आपने नहाने से आधा 1 घंटा पहले मालिश करी, लेट्स से 5 to 10 मिनट्स की हमने मालिश करी, आधे घंटे तक अपना ऑयल रखा एंड देन शैम्पू. सो दैट विल हेल्प टू प्रमोट हेयर ग्रोथ.
सो एक आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वुडन सी रोलर टाइप में आता है और नॉर्मल होता है, जो है हम इसे अपने स्काल्प को कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा रोल करोगे तो वो भी एक मसाज हो जाता है हेयर वो को। भी मसाज है, डज इट yes, इफेक्ट that इज इट does, yes. इफेक्टिव? ओके, वी कैन डू आप दैट। चाहे कोम कर रहे हो, वेदर हाँ। यू यूजिंग अ बटन कोम और अ रेगुलर कोम, हम्म। बट अगर आप उसको भी अगर आप अच्छे से 5-10 मिनट्स लेट अस से रात में सोने से पहले आप अच्छे से अपने बाल ब्रश कर रहे हो तो इट कैन ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनका साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास होता नहीं है, बट बेस्ड ऑन आवर पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने प्रैक्टिस में देखा है, तो उसके बेसिस पे आई कैन से दैट यस, अगर आप अच्छे से ब्रश भी कर रहे हो अपने बाल रोज रात में, वाइल यूर विग्रसली एक तरह से अपने स्कैल्प पे आप चला रहे हो ब्रश, दैट कैन ऑल्सो हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट एज फार एज द ब्लड सर्कुलेशन इज कंसर्न। अब तो सीज़न हम बहुत देखते हैं कि सीज़न जैसे ही चेंज होता है हेयर भी हमारे चेंज हो जाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी विंटर्स की अगर हम बात करें तो विंटर्स आना स्टार्ट नहीं हुए, ये टेंशन स्टार्ट हो गई कि भाई अब तो डैंड्रफ होना ही होना है। तो ये क्या सीज़न से हेयर प्रॉब्लम और हेयर फॉल का कोरिलेशन है? तो क्या है कि हमारे सबके इनफैक्ट पूरे साल में एक आध ऐसा सीजन आना ही आना है व्हेन देयर विल बी सम शेडिंग, ओके। सो देयर इज सम अमाउंट ऑफ साइक्लिकल लेट अस से हेयर फॉल। सो ये एवरी पर्सन, मतलब ये जो आप बता रहे हो सीज़न आना ही आना है, तो ये सबके साथ एक बार होगा ही होगा? सबके साथ होता है, साल में एक बार होता है। हाँ हाँ। इट कैन बी द रेनी सीजन, इट कैन बी द विंटर, इट कैन बी समर, एनी टाइम, हम्म। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि ये एक आध महीने में अपने आप बंद हो जाना चाहिए एंड देन यू शुड गेट बैक टू द नॉर्मल। जैसे हमारा 20-30 बाल जैसे झड़ रहे हैं रोज के, हाँ। 20-20, दैट वी शुड कम बैक टू दैट। अगर हमें लगता है कि एक नहीं बल्कि 3-4-5-6 महीने से एक्सेसिव हेयर फॉल होता ही जा रहा है, सो दैट इज व्हेन वी कैन कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज ये सीजनल वाला जो हेयर फॉल है ये एक आध ही महीना चलना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो अगर एक महीने से ज़्यादा अगर हमें हो रहा है सो वी शुड डेफिनेटली कंसल्ट। यस यस, बिकॉज कभी कभी जो हमने देखा है कि लोग अपना हेयर लॉस एंड हेयर फॉल प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक इग्नोर करते रहते हैं, फाइनली व्हेन दे थिंक, देन दे सी कि हाँ अब मेरा जो है ना स्कैल्प शो हो रहा है, बीच की मांग जो है फॉर फीमेल्स चौड़ी हो गई है, या लड़के कहते हैं फ्लैश में हमारा जो है स्किन दिखती है इन फोटोग्राफ्स, तो मतलब कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यू रीच दैट स्टेज। सो हाउ, माई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस इन इट कि अगर हमें कहते नहीं कि यंग एज की भी अगर हम बात करते हैं, लाइक इफ़ वी आर इन टू अर 20s, वी आर गोइंग कॉलेज, उस टाइम पे भी हमें हेयर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर व्हेन वी आर इन टू अर 30s। सो प्रॉब्लम जब हमें होती है तो हम क्या करते हैं कि हम कोई ट्रीटमेंट ले लेते हैं, जाके सैलून में चले जाते हैं, बिकॉज फिजिकली जो दिख रहा है बाहर से दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ले लिया दैट इट्स लुक गुड, बट वो कहते नहीं कि कुछ टाइम बाद वो वापस हो जाता है। सो what is the right time when we should definitely consult a dermatologist? और क्या ये एज से फैक्टर करता है या प्रॉब्लम से फैक्टर करता है हमें? नहीं, इनफैक्ट एज से फैक्टर नहीं करता ये, बिकॉज आजकल जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही यंग जनरेशन में भी इवन 10-15 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, उनके भी हेयर फॉल और हेयर थिनिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो रही है। सो बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमें लग तो रहा है, अंदर ही अंदर लग रहा है कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है, बाल हाँ, पतले हो रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू इग्नोर इट। राइट, वी ऑलवेज वी थिंक दैट कि अच्छा अभी तो मेरी एज ही नहीं है ऐसी, ये तो अभी फिर तो मेरी नॉर्मल एज हो ही गया नहीं है, होगा जैसे बात। 10-15 साल का कोई बच्चा है तो Right. माँ बाप सोचेंगे अरे अभी तो बहुत छोटा है, बट इन प्रैक्टिस वी आर सीइंग यंग किड्स ऑल्सो, और 20 to 25 की एज में तो आई वुड से बहुतों को ही हम देख रहे हैं जिनकी हेयर थिनिंग या हेयर फॉल का कंसर्न है। सो अगर आपको लगता है कि आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, तो अगर उनको लगता है कि हाँ पहले तो हम अपने बाल में एक मोटा सा क्लिप लगा लेते थे और वो भी फिसलता नहीं था, राइट, या चोटी बनाते थे तो मोटी चोटी बनती थी, और जूड़ा बनाते थे तो बहुत बड़ा भारी सा जूड़ा बनता था, बट नाउ अब क्या है, जूड़ा भी हमारा छोटा हो गया है, चोटी पतली हो गई है, नीचे नीचे से जो बाल है बिल्कुल झाड़ू जैसे, राइट, एंड देन बाल लंबे भी नहीं होते हमारे जितने पहले होते थे। फिर जो अब छोटा सा क्लिप भी लगाती हूँ तो भी वो भी फिसल के निकल आता है। राइट, तो फिर ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कि यस हेयर थिनिंग हो रही है, एंड दिस अमाउंट ऑफ हेयर थिनिंग हैज नॉट हैपेंड ओवरनाइट, ये जैसे दिस हैपेंस वेरी स्लोली ग्रेजुअली ओवर द इयर्स। तो कभी आपको लगता है कि हाँ अब मेरा जो है ना ये सब साइंस मुझे दिखने लग गए हैं, तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो, वेयर ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस विल बी डन। तो ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस क्या होता है कि एक मैग्नीफाइड कैमरा में हम रूट्स को असेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि रूट्स की डेंसिटी क्या है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितने बाल हैं, हर बाल की थिकनेस कितनी है, टर्मिनल बाल कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने, वेलस हेयर कितने हैं,
यानी मोटे बाल कितने हैं, पतले बाल कितने हैं, और ये सब ऑब्जेक्टिवली हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन 6 मंथ्स में अगेन वी कैन रिकॉर्ड। उससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि थिनिंग हो रही है, नहीं हो रही, स्टेशनरी हो गई, ट्रीटमेंट कितना काम कर रहा है। तो कभी कभी बस लगता है कि हेयर फॉल हो रहा है, पर हो नहीं रहा होता, एवरीथिंग इज सेम, बिकॉज व्हेन वी डू अ ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ओके। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हेयर थिनिंग हो रही होती है बट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कम हो रहे हैं, हाँ बिकॉज क्या करते हैं कि जस्ट हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, राइट। ऐसे कर रहे थे बाल, ऐसे इस तरफ कर कर लिया, लिए, हो तो गया। बस वो कवर हो गया सारा, हाँ। तो वी रिलैक्स। तो मेरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आया कि अगर जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, रूटीन कहते हैं कि 6 मंथ और इन अ ईयर कराना चाहिए। सो लाइक यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस एनालिसिस दिस मशीन, सो क्या हमें हेयर का भी ऐसे चेकअप नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप, एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू द, लेट अस से एवरीबडी पोस्ट 20, कि आप एक साल में एक बार एक हेयर चेकअप कराओ, जिसमें कि एक आपके पास में एक कॉन्क्रीट रिपोर्ट होगी, एक ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस, जिसमें कि आपके बाल की टोटल डेंसिटी कितनी, हाउ मेनी हेयर यू हैव पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दैट हेयर, मतलब लिटरली हम ट्राइकोस्कोपिक एनालिसिस में वी कैन मेजर द थिकनेस ऑफ द हेयर। देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेयर इन आवर स्कैल्प। एक टर्मिनल हेयर होता है जो बहुत मोटा होता है, देन देयर इज एन इंटरमीडिएट है जो थोड़ा पतला है, एंड देन देयर इज वेलस है जो बहुत पतला है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दीज हेयर, ऑल ऑफ दिस कैन बी डॉक्यूमेंटेड। तो आप अगर हर साल इसको करा रहे हो तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर आपका कितना ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ, तो हम ये कहते हैं कि एज ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग आपकी 10% थिनिंग होगी इन 10 ईयर्स। दैट इज नॉर्मल, दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, तो दैट इज नॉट समथिंग वी नीड टू वरी अबाउट। मगर मान लिया जाए कि आपका एक ही साल में 10-20% ड्रॉप हो जाता है, तो दैट इज वरिंग। देन इसका मतलब ये है कि हाँ, हमारी हेयर थिनिंग का जो प्रोसेस है चल रहा है, सो देन वी नीड टू टेक सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट। गोइंग फॉरवर्ड टू दिस सैलो थिंग, आज के टाइम पे क्या हो गया है कि सैलो में भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रीटमेंट कुछ लेना है तो दे सजेस्ट अस टू टेक कैरेटीन, जो बहुत ही ट्रेंडिंग में था। अभी आजकल नैनोब्लास्टी हो गया, बोटॉक्स भी बोलते हैं कि वी रिकमेंड यू दो, और फिर वो ट्रीटमेंट होता है एंड देन दे सजेस्ट कि ये शैम्पू यूज़ करो, ये सीरम यूज़ करो, ये कंडीशनर यूज़ करो। सो आई वॉन्ट योर टेक इन टू इट कि क्या पहली चीज़ हमें वो कराना चाहिए वहाँ से, इज़ इट सेफ, इज़ इट गुड और नॉट, और जो वो रिकमेंडेशंस हमें करते हैं शैम्पू का, शुड वी टेक दैट? सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है, तो ये सब चीज़ें रूट से हो रही हैं। योर रूट इज़ वीक, योर रूट इज़ गेटिंग थिनर, और ये जो सैलून ट्रीटमेंट्स है जैसे केराटिन हो गया, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, ऑल ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स आर फॉर द स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड को स्मूथनिंग करने के लिए, स्ट्रैंड पे शाइन लाने के लिए होता है। एक्चुअली ये, और जब उनका क्या टेक होता है कि नॉट स्ट्रैंडिंग नहीं कर रहे, वो तो आपके स्ट्रेटनिंग नहीं हो रही है, वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है बाल को। हाँ, बट स्ट्रेंथनिंग भी किस चीज़ की हो रही है? स्ट्रैंड की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, बट दैट इज नॉट स्ट्रेंथनिंग द रूट। राइट। तो आपका जो जड़ से जो हेयर फॉल हो रहा है और जो आपका जड़ ही पतला हो रहा है, वो आपका इन नैनोप्लास्ट या केराटिन वगैरह से ठीक नहीं होने वाला। हाँ, ये ट्रीटमेंट स्किन के लिए है। मान लिया जाए कि किसी का हेयर फॉल नहीं है, किसी का हेयर थिनिंग नहीं हो रहा, बट उनके बाल इतने फ्रिजी हैं, इतने ज़्यादा मतलब रफ हैं कि उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोग फिर ले सकते हैं नैनोप्लास्टिया या बोटॉक्स, who are not having any hair fall issue as such or any hair thinning, but their hair is extremely frizzy और dry या shine नहीं है या excessively curly हैं और उनको अपने बाल मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो for such people they can go for it। हाँ, ये ज़रूर है कि if the treatment डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से करा है, प्रोडक्ट्स क्या यूज़ हुए हैं, जिन्होंने करा वो कितने एक्सपर्टीज से करा, बिकॉज समटाइम्स इंस्टेड ऑफ कॉजिंग गुड ये डैमेज कर जाते हैं। राइट। दे बर्न द स्ट्रैंड। फिर ये ट्रीटमेंट्स करा के लोग हमारे पास आते हैं कि बाल बहुत टूट रहा है, तो ये करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छे से हुआ। ट्रीटमेंट्स लेने के बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रॉब्लम डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर हीट स्ट्रेटनिंग प्रोसेसेस। बाल को पहले हीट करा, फिर उसका बॉन्ड ब्रेक करा, फिर कुछ सर्टन केमिकल्स लगा के बॉन्ड दोबारा से बनाया बाल का, बट वो बॉन्ड कितना बना कितना नहीं बना हमें नहीं पता। राइट। तो इस चक्कर में, इस पूरे प्रोसेस में बाल जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। सो लॉट ऑफ पेशेंट्स है कि कराया तो हमने इसलिए था, बट उल्टा ही काम हो रहा है कि हेयर फॉल बढ़ गया। राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप हमें बता सकती हैं कि अगर हम शैम्पू, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है आज के टाइम पे कि कौन सा शैम्पू यूज़ करें
कब करें, कैसे करें। सो अगर आप कुछ ऐसे टिप्स बता सकते हैं कि कोई शैम्पू पर लेने से पहले या परचेज़ करने से पहले क्या क्या या इंग्रेडिएंट या कुछ ऐसा हो जो हम देख सकें और जान सकें एंड देन वी कैन परचेज़। सो आजकल एक बहुत कॉमन ट्रेंड चल गया है कि SLS एंड SLES फ्री या पैराबेन फ्री। सो ये जो SLS एंड SLES है, दे आर बेसिकली क्लेंजिंग एजेंट्स। ये झाग बनाते हैं और ये क्लीन करते हैं। तो ये अगर हमारे बाल बहुत ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो येस वी शुड चूज शैम्पूज दैट डोंट कंटेन SLS एंड SLES। ओके। दे शुड बी हैविंग माइल्ड क्लेंजर्स जैसे कोकोबिटेन। बट अगर आपका बाल बहुत ऑयली है या आपका धूल मिट्टी का या टूरिंग का या फील्ड वर्क है, देन यू नीड अ शैम्पू जो कि ढंग से क्लीन करे। तो इन दैट केस यू कैन चूज अ शैम्पू जिसमें SLS भी है। फिर अगर आपको डैंड्रफ है तो प्रोबेबली यू कैन यूज अ शैम्पू दैट कंटेन्स केटोकोनाजोल या कोल टार या साइक्लोपायरोक्सोलामीन। दीज आर सर्टेन एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट्स। तो आपको एग्जैक्टली हेयर में कंसर्न क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा शैम्पू लो, कैसा लो। एंड फैक्ट ये है कि इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली डू मैटर, बट अल्टीमेटली व्हेन यू विल कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका स्कैल्प का क्या कंडीशन है, आपका हेयर का क्या है, टेक्सचर क्या है, डैंड्रफ है या नहीं, स्कैल्प आपका ऑयली या ड्राई है, हेयर आपका ऑयली या ड्राई है, सो इसके बेसिस पे यू विल गेट अ रिकमेंडेशन ऑफ अ शैम्पू। सो इसका मतलब कि जो हमें पता नहीं होता और हम अपने आप से भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, हमें कौन सा यूज़ करना है पता नहीं, तो उससे भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है बिकॉज मेरे पास बहुत लोग आते हैं, वो ये कहते हैं हमने केराटिन कराया, केराटिन के बाद में स्पेसिफिक शैम्पू वाज प्रिस्क्राइब टू अस, जिससे कि बाल जो स्ट्रेट हुए हैं वो मेंटेन रहे। तो बाल तो उनके स्ट्रेट मेंटेन हो रहे हैं, बट सेम शैम्पू इज गिविंग देम अ लॉट ऑफ डैंड्रफ। तो कभी कभी क्या होता है, एक शैम्पू एक चीज़ के लिए अच्छा है बट दूसरी कोई प्रॉब्लम बढ़ा रहा है आपकी। राइट। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है। फिर सेकंड चीज़ क्या होती है, इफ़ यू हैव डैंड्रफ पीपल चूज एन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। राइट। उससे कभी कभी बाल रफ हो जाते हैं। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट यू चूज अ शैम्पू फॉर वन थिंग बट प्रॉब्लम कुछ और आ जाती है। सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, हेयर प्रॉब्लम्स, एंड अकॉर्डिंगली गेट द रिकमेंडेशंस कि आपके लिए शैम्पू कौन सा सही है, मास्क कौन सा सही है, कंडीशनर, सिरम, ऑयल, ये सब जो recommendations हैं, प्लस सर्टेन vitamins फॉर द हेयर हेल्थ, बिकॉज इंटरनली ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना जो है चाहे डाइट हो, चाहे में आपके कोई मेडिसिन हो, और जो आप शैम्पूज, ये सारी चीज़ें, आई थिंक इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फर्स्ट, राइट। हेयर फॉल की जो एक प्रॉब्लम है और जो आजकल हो रहा है कि यू हैव लॉट ऑफ एंटी हेयर फॉल शैम्पूज जो है एंड कंडीशनर्स इन द मार्केट। So what you think that does they work? See, basically hair fall is something that is, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये आपका रूट जो है वो कमज़ोर हो रहा है। और शैम्पू जो है दैट इज़ वर्किंग वेरी सुपरफिशियली, दैट इज़ ओनली क्लीनिंग द स्कैल्प एंड क्लीनिंग द हेयर। तो नो शैम्पू कैन रियली कंट्रोल हेयर फॉल, बिकॉज वहाँ जो रूट तक जो पहुँचना है, इंग्रेडिएंट या केमिकल या मेडिसिन जो भी कह लो आप, तो with a shampoo where the contact time is just probably 2-3 minutes, तो उतने कम contact time में अगर शैम्पू में हम कोई इंग्रेडिएंट डाल भी देते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल मेडिसिन हमने डाल दी, इट कैन नॉट वर्क विद इन 2 to 3 minutes। सो ये सारा एक लगा लीजिए आप मार्केटिंग गिमिक है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पूज, बट फैक्ट इज दैट नो शैम्पू कैन कंट्रोल हेयर फॉल एंड नो शैम्पू कैन कॉज हेयर फॉल, बिकॉज शैम्पूज आर नॉट अफेक्टिंग योर रूट एट ऑल। शैम्पू का काम है बाल को क्लीन करना, टेक्सचर मॉडिफाई करना, बाल रफ है उसको सिल्की कर सकता है शैम्पू, और डैंड्रफ हटाना, तो ये सब काम कर सकता है शैम्पू। कुछ ट्रीटमेंट्स के नाम बता सकते हैं कि कौन से हेयर प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? सो बेसिकली मेडिसिन अवेलेबल हैं हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, जैसे मिनॉक्सिडिल है, देयर आर सर्टेन पेप्टाइड्स जैसे रिटेंसिल है, प्रोकैपिल, कैपेक्सिल, हर्बोसेल, स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स। देन देयर आर ट्रीटमेंट्स सच एज PRP, GFC, एक्सोजोम, प्लस देन देर आर मल्टीवाइटामिन, जैसे साइक्लिकल थेरेपी में मल्टीवाइटामिन आती हैं जिसमें कि एवरी डे देर आर डिफरेंट टैबलेट्स। अब जब हमारे पास में लोग आते हैं अपने हेयर फॉल कंसर्न को लेके, तो हम उनसे पूछते हैं कितने टाइम से हेयर फॉल हो रहा है, 15 days, मंथ। इफ़ इट इज़ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन हेयर फॉल एंड मान ले जाए कि उनका हेयर फॉल किसी बीमारी के बाद या स्ट्रेस के बाद स्टार्ट हुआ, तो वी डोंट नीड टू गिव देम वेरी लेंथी ट्रीटमेंट्स, वी डोंट नीड टू गिव देम मिनॉक्सिडिल और डू सम GFC या PRP फॉर देम। सिंपल मल्टीवाइटामिन एंड प्रोबेबली अ सीरम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। बट अगर उनका जेनेटिक पैटर्न का हेयर फॉल है तो येस, इन दैट केस हो सकता है हमें मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करनी पड़े, फिनास्टाइड स्टार्ट करनी पड़े, या GFC या PRP थेरेपी या एक्सोसोम फॉर सच प्रॉब्लम्स जहाँ पे थिनिंग हैज़ बिन हैपनिंग ओवर ईयर्स।
ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए देन वी नीड मोर इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स. मैंने ऐसा सुना है कि मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ बिग कंसर्न बिफोर टेकिंग इट. सी मिनॉक्सिडिल एक बहुत ही सिंपल US FDA अप्रूव्ड मेडिकेशन है फॉर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. और इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेज द ब्लड सर्कुलेशन इन द स्कैल्प. इट एक्टिवेट्स द स्टेम सेल्स. जो हमारे रूट में कुछ सेल्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई होते हैं टू गिव द न्यू हेयर. दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स. तो मिनॉक्सिडिल इन सेल्स को एक्टिवेट करता है. अब जो साइड इफेक्ट से लोग डरते हैं मिनॉक्सिडिल का, वो साइड इफेक्ट ये है कि हमारी इस पर डिपेंडेंसी हो जाएगी. यानी कि एक बार हमने लगाना स्टार्ट कर दिया तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते. राइट. बट देन दैट इज द केस विद सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स एज वेल. जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो उनको डायबिटीज़ की शुगर की मेडिसिन खानी है फॉर लाइफ. राइट. नहीं खाएंगे तो उनको शुगर बढ़ जाएगा. बीपी की मेडिसिन खानी है फॉर लाइफ, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा. तो उसी तरह से दिस इज अ लोशन जो कि हेयर थिनिंग के लिए हमें खाना है. अगर हम इसको स्टॉप करते हैं तो येस डेफिनेटली अगर आपका जेनेटिक हेयर फॉल है तो वो बढ़ सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके जीन्स में है. इस मेडिसिन से क्या हो रहा है? एक तरह से आपके जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करके चल रहे हैं. द मिनट दिस मेडिसिन इज रिमूव्ड योर जीन्स विल कम इनटू प्ले वंस अगेन. बाकी हॉर्मोन्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस पे, बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है. तो ओनली थिंग इज दैट प्रोबेबली आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, लगाते रहना पड़ेगा. ओके, मतलब इसे हम लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है? बिल्कुल लाइफ टाइम ले सकते हो. इसका बॉडी पे तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं. सो यू कैन एब्सोल्युटली यूज इट फॉर लाइफ. सेफ है, हार्मोन से कोई कनेक्शन नहीं है. तो आजकल मैंने बहुत देखा है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, आदिवासी ऑयल. जो बहुत लोग कहते नहीं है कि आप लगाइए 15 डेज में आपके बाल इतने बड़े हो जाएंगे. एक लेंथ ही इतनी बड़ी दिखती है. सो डू यू थिंक दैट डज इट रियली वर्क? अब देखिए, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, हीमोग्लोबिन ही उसका 7 है 8 है, तो एक ऑयल कैसे हेल्प करेगा? मतलब तो ये चीज़ें हैं कि हमें ये समझना है कि पहले तो इंटरनल फैक्टर्स को आप ठीक करो. अगर आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या PCOD है, पीरियड्स इरेगुलर है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे यू आर ओवरली ओबीस, बहुत मोटे हो आप, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं हेयर फॉल के. और जब तक कि इंटरनल फैक्टर्स आपके बाल को ख़राब कर रहे हैं, आप चाहे ऊपर से कोई मर्जी ऑयल लगा लो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. ओके. सो यस, अगर आप इनको इंटरनल फैक्टर्स को ठीक करते हुए इन ऑयल्स को ट्राई करो, कांट से मे बी दे माइट वर्क, बट जस्ट एज अ स्टैंड अलोन थेरेपी इट कैन नॉट वर्क. बिकॉज यूजुअली बाल जो है वो, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, कि ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है, विच कैन बी आवर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस है. तो यहाँ इन चीज़ों को करेक्ट करेंगे तो वैसे भी अपने आप ही हेयर फॉल ठीक हो ही जाएगा. then we would need an oil for it. Right. But of course ये सब marketing gimmicks है, and कोई भी सोचता है कि सस्ता ऑयल है, इसको ट्राई करने में हर्जी क्या है. हाँ. Because आयुर्वेदिक नाम रख के तो और आयुर्वेदिक नाम रख के it's very tempting for the people, because आयुर्वेदिक के नाम से हमें लगता है कि it's very genuine. But ultimately क्या है उस ऑयल में, and what we are buying is genuine also or not, या fake है, हमें नहीं पता. Right. So it's always better to consult a dermatologist, जिनसे आप अपना face to face problem discuss कर सकते हो, and a proper solution can be offered to you. My last question is on pregnancy. So after pregnancy हमने देखा है कि women's में hair fall बहुत बढ़ जाता है, और ये मैंने अपने नोन में भी मैंने देखा है कि हेयर फॉल बढ़ जाता है, और लोग कहते हैं कि वो साल भर 2 साल 3 साल चल ही रहा है, एंड दे थिंक कि अच्छा ठीक है, हम प्रेगनेंसी के बाद तो ये होता ही है. सो व्हाट इज़ योर टेक इनटू इट कि हमें कब तक इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, और कब हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? सो व्हाट इज़ द राइट टाइम? So basically whenever in pregnancy what happens is that our hair naturally goes into the anagen cycle. तो anagen क्या है? ये hair growth का cycle है. So because of the multiple hormonal changes that happen during pregnancy, our hair naturally goes into this anagen phase. So normally क्या होता है pregnancy में, हमारे जो बाल है वो naturally anagen phase में चले जाते हैं, which is the growing phase of the hair. तो जब तक pregnancy last करती है, because of the hormonal changes in the body that happen during pregnancy, बाल नेचुरली ग्रोइंग फेज में होते हैं. सो लॉट ऑफ वुमेन से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल वुमेन से, कि जब प्रेगनेंसी थे तब हमारी तो बाल बहुत अच्छे हो गए थे, लंबे भी हो गए, हेयर फॉल भी बंद हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट जैसी डिलीवरी होती है तो ये जो एनाजन वाले बाल थे ये टीलोजन फेज में चले जाते हैं, विच इज द फॉलिंग फेज. तो डिलीवरी के 3 महीने के बाद में रफली द हेयर फॉल स्टार्ट्स,
एंड ये स्पॉन्टेनियसली इन अनदर 1 or 2 months जो है स्टॉप हो जाना चाहिए, बिकॉज जितने भी बाल थे जो एनाजन में गए वो टीलोजन में आए, हेयर फॉल हुआ, इट शुड स्टॉप एंड देन द एनाजन शुड स्टार्ट अगेन. बट अगर आपके अंदर विटामिन डेफिशिएंसी है, बिकॉज अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप बेबी को दूध पिला रहे हो, तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपके बॉडी से लीच आउट हो ही रहे हैं, कैल्शियम जा रहा है, लॉट ऑफ अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ऐसे में आपके अंदर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है या नहीं, स्ट्रेस कितना है, ये फैक्टर्स डिपेंड कर इन पे वेरी करता है कि आपका हेयर फॉल जल्दी बंद होगा या नहीं. फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिक पैटर्न का हेयर थिनिंग पहले से ही हो रहा होता है, सम विमेन, बट एज सून एज दे स्टार्ट द प्रेगनेंसी उनके बाल ठीक हो जाते हैं. डिलीवरी के बाद में वही जेनेटिक पैटर्न का जो हेयर फॉल था ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज वेट फॉर 1 to 2 months फॉर द हेयर फॉल टू स्टॉप. अगर 2 महीने के बाद में भी आपका एक्सेसिव हेयर फॉल चल रहा है, देन इट्स टाइम टू स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट. Okay, so 2 months is what we can wait. 2 and months watch. is what we can wait, but not more than that, because बहुत लंबा वेट करने से you're just losing out precious hair. Right, right. So आज तो बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने क्लियर आउट किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने जानी, जो बहुत सारे मिथ हमारे आज ब्रेक हुए हैं, जो टैबू था कि ये चीज़ें करनी चाहिए या जो शैम्पूज हमें क्या करना चाहिए, ऑयल कैसे करना है. सो वी हैड लर्न One big takeaway message that I'd like to give here is that बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो कि ऊपर से लगाने वाले, जैसे ऑयल्स हैं, सिरम्स हैं, लोशंस, शैम्पूज, कंडीशनर्स, मास्क. तो हम ये सारे इसी नाम से बिकते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल. बट फैक्ट यही है कि हमारा बाल अंदर वाले फैक्टर्स से ज़्यादा इफेक्ट होता है रादर देन दीज एक्सटर्नल थिंग्स. सो आई टेल माई पेशेंट्स, आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, डाइट इंप्रूव करो, एक्सरसाइज, स्लीप ऑन टाइम, तो आधी आपकी प्रॉब्लम जो है हेयर की अपने आप ही सॉर्ट हो जाएंगी. राइट. सो इट वॉज ग्रेट डॉक्टर हैविंग यू हियर, और ये सारी चीज़ें आपसे क्लियर हुआ हमें आज क्वेश्चंस. सो वी विल डेफिनेटली ट्राई अगेन टू हैव यू and to clear more our questions related to these hair problem, which is so big and important. So thank you for having you. तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर देम. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल.